दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर तथ्यों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक विश्लेषण पेश करने जा रहा हूं। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया हो या पैरेलल मीडिया या वैकल्पिक मीडिया जिसको आजकल कहते हैं, जिस पर मैं भी मौजूद हूं, यानी यूट्यूब, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइटें वगैरह वगैरह, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे इन दिनों ये विषय बहुत चर्चा में है और बिल्कुल अलग अलग ढंग की बातें कही जा रही हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो राज्यों के चुनाव हुए, जिसका 4 मई को नतीजा आया, उसके बाद यह विचार बहुत तेजी से प्रचलित हुआ है, बहुत पॉपुलराइज हुआ है और बहुत ज्यादा इस पर चर्चा चली है कि अब भारत में बहुदलीय लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। इसमें आधी बात सही है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम भी खत्म हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मैं इस पर आगे आऊंगा। लेकिन अब मैं जो आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि ये जो चर्चा 4 मई के नतीजे के बाद है, वो क्यों इस तरह की है? क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ही नहीं चली गई, उनकी पार्टी की बुरी हालत है, उनकी पार्टी जो है टूट रही है, उसके लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर जा भी चुके हैं। कुछ अलग अपने को इंडिपेंडेंट शो जरूर कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो बीजेपी की तरफ ही मुखातिब हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, जो बहुत ही मजबूत पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा से लैस पार्टी है, वो हार गई बहुत बुरी तरह। और वहां पर एक नई पार्टी आ गई टीवी के विजय की, जो सिनेमा से आए और 1.5-2 साल के दरमियान उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर वो सरकार उन्होंने बना ली। कांग्रेस पार्टी जो एलआई थी तमिलनाडु में स्टालिन की, वो उनसे अलग होकर टीवीके के साथ चली गई। और केरल में सीपीआईएम, कहने को राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन सच पूछिए तो एक क्षेत्रीय आकार लिए हुए पार्टी है, उसका भी पतन हो गया, सत्ता से वो भी गायब हो गई और कांग्रेस वहां पर आ गई। तो इन घटनाक्रमों से एक बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे जो विचारक हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, संपादक हैं, अब वो कहने लगे हैं कि साहब अब वो दौर खत्म हो रहा है जब बहुत सारी पार्टियां थीं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती थीं, उनका बड़ा रोल होता था और उनका बड़ा सामाजिक आधार था अलग अलग पार्टियों का। अब 2 दलों का दौर आ गया है। 2 दलों का दौर का मतलब बीजेपी और कांग्रेस। उनका यह कहना है कि अब 2 ही दल भारत में कारगर होंगे, 2 ही दल प्रमुख रूप से भारत की राजनीति को आगे ले जाएंगे या जो भी करेंगे। फिर यह भी कहना है, और ये ऐसा नहीं कि केवल मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे कहने वाले लोग हैं, ये वैकल्पिक मीडिया में भी कहने वाले लोग हैं कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य रहा नहीं, क्षेत्रीय दलों के पास कोई राजनीति नहीं है, बीजेपी ने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, वो कंप्रोमाइज करने के लिए बीजेपी से अभिशप्त हैं, इतने डरे हुए हैं, इतनी सारी परेशानियां उनके सामने हैं कि वो टिक नहीं पाएंगे, ये सब कहा जा रहा है। आखिर सच क्या है दोस्तों? इसमें एक सच जरूर है कि डेमोक्रेसी का जो इस आकार था, जो 1947 के बाद हमने आज़ादी जब हासिल की, उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विकसित करना शुरू किया और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से तेजी से पटरी पर गाड़ी आगे बढ़ी। तो डेमोक्रेसी को संवारने का, सजाने का, उसको जमीनी असलियत बनाने का जो काम शुरू हुआ, वो जरूर डिरेल हुआ है 2014 के बाद। ये मैं खुलेआम कहता हूं, इसमें कोई मुझे संकोच कहने में नहीं है कि आज भारत में डेमोक्रेसी कमजोर हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है। आप डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है दुनिया का वो देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो देख लीजिए, जितने और जो इंडेक्स होते हैं जो डेमोक्रेसी को इंडिकेट करते हैं या डेमोक्रेसी के
अच्छी या बुरी होने के बारे में आते हैं, सारा देख लीजिए, सब जगह आपको वही मिलेगा। इसके आधार पर मैं कह रहा हूं जुडिशरी का हाल क्या अपने यहाँ है, इलेक्शन कमीशन का हाल क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश की उनका क्या हाल है, इन सब के बारे में अगर आप देखेंगे तो ऑनेस्ट होकर, ऑब्जेक्टिव होकर अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये मानेंगे कि डेमोक्रेसी डिरेल हुई है। इसीलिए भारत की डेमोक्रेसी को दुनिया के डेमोक्रेसी इंडेक्स में जब एनालाइज किया जा रहा है तो फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। अब इसको एक क्लासिकल डेमोक्रेसी या एक एक कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी नहीं कहा जा रहा है। तो वो बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये कि क्या भारत दो दलीय हो जाएगा, क्या केवल कांग्रेस और बीजेपी रह जाएंगी, क्या क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे? जो नेशनल मीडिया कहने को मेन स्ट्रीम मीडिया अपने देश का है, जिसमें टीवी पूनम आता है, बड़े अखबार आते हैं। देखिए हिंदी के अखबारों में तो कुछ भी छप सकता है, टीवी पूनम में भी कुछ भी चल सकता है, लेकिन अंग्रेजी की अखबार भारत के अच्छी बात है, ये कम से कम मैं कहूंगा। बहुत सारे लोग मेरी बात से असहमत होंगे, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी अखबार अभी भी 3-4 ऐसे जरूर हैं, तमाम दबाव, तमाम तनाव के बावजूद और तमाम कंप्रोमाइजेज वो भी करेंगे, मजबूर हैं क्योंकि विज्ञापन लेना है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जर्नलिज्म नहीं छोड़ा है, उन्होंने जर्नलिज्म को बाय बाय नहीं कहा है। वो भी इस विषय पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, अलग अलग ढंग की बात। उनके ओपेड पेज पर देख लीजिए, एडिट पेज पर देख लीजिए, छप रहा है। लेकिन दोस्तों आज इस विषय पर मैं अपनी राय जाहिर करने जा रहा हूं, लेकिन फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ। दोस्तों मैं बिल्कुल यह मानने को तैयार नहीं हूं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर अक्सर आजकल बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो एक जमाने में टेलीविजन में थे, बड़े अखबारों में थे, आजकल यूट्यूब चलाते हैं और उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, तो स्टार हैं अपने अपने समय के। तो वो जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं नहीं दो ही पार्टियां बचेंगी और ये जो रीजनल पार्टीज हैं खत्म हो जाएंगी, सर मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं, बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि केवल दो पार्टियां बचेंगी। ये आप कहिए कि डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी, उस पर मैं आपसे बात कर सकता हूं, वो खतरा है, डेमोक्रेसी का ढांचा है हमारे पास अभी भी, लेकिन क्या डेमोक्रेसी कंसिस्टेंट है, क्या वो सुसंगत है? दुनिया के आंकड़े क्या बता रहे हैं, जो डेटा है, जो इंडेक्स आ रहे हैं, वो अलग कहानी है, उस पर आज हम बात भी नहीं करने जा रहे हैं। हम तो बात सिर्फ एक मुद्दे पर आज करेंगे कि क्या भारत दो दलीय हो जाएगा, क्या भारत से क्षेत्रीय दल गायब हो जाएंगे कुछ साल के बाद। हम लंबे समय की बात नहीं जानते, लेकिन निकट अगले 5 साल 10 साल के बारे में मैं बात कह रहा हूं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। क्षेत्रीय दल कहीं विलुप्त हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, विघटित हो सकते हैं, लेकिन नए क्षेत्रीय दल भी तो आ जा रहे हैं। अब आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, एमके स्टालिन की डीएमके पार्टी, बेहद ताकतवर पार्टी, वो हार गई। एआईडीएमके हार गई, वो भी नहीं जीत सकी, जयललिता वाली पार्टी। लेकिन एक नई पार्टी आ गई टीवीके, और टीवीके जो आई उसने सरकार बना लिया। अब बीजेपी और कांग्रेस तो वहां सरकार बनाने की हालत में नहीं आई, बामुश्किल 4 या 5 सीट पाई कांग्रेस, बीजेपी की तो हालत और पस्त थी, 2.5 में भी नहीं आ सकी, इक्का दुक्का सीट आई। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी स्थिति में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि बिल्कुल रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रीजनल पार्टीज का जो सामाजिक आधार है वो बरकरार है। एक पार्टी जाएगी दूसरी आ जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, कई बार वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी भी कह देती हैं, कुछ बार उनको वोटिंग परसेंटेज भी ठीक ठाक मिल जाता है, उस आधार की बात नहीं कर रहा हूं, जो रीजनल बेस है उनका, उसके आधार पर कह रहा हूं कि बीएसपी विलुप्त हो रही है, ये बात सही है, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से हो रही है, सांगठनिक कारणों से हो रही है। उसका बेस उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसका सामाजिक आधार उससे विरक्त नहीं चाहता है, विरक्ति लेना। इसी तरह समाजवादी पार्टी पहले के मुकाबले कमजोर हुई, हालांकि उसके लोकसभा में इस समय 37 सदस्य हैं, अच्छी खासी संख्या है, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे मैं नहीं जानता। विधानसभा में
अभी भी स्थिति है उनकी, लेकिन विधानसभा में क्या वो सरकार बनाने लायक बहुमत पाएंगे 2027 में, इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में खत्म हो जाएगी। सरकार वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी मैं नहीं भविष्यवाणी नहीं करता, इतने पहले चुनाव जब नजदीक आएगा तब सोचा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी या उसकी गति बहुजन समाज पार्टी वाली हो जाएगी, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि सामाजिक आधार तो है उसका। हाँ, नेतृत्व तो उतना सक्रिय नहीं है, उतना डायनेमिक नहीं है जो मुलायम सिंह जी के सब जमाने में था, तो इसलिए सामाजिक आधार में क्षति भी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद एक्सपेंड भी कर सकते हैं, विस्तार पा सकते हैं वो अपने कामकाज में, सीटें भी अच्छी पा सकते हैं। बिहार में उसी तरह से आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी हालत जरूर पस्त है, उसके अलग अलग कारण हैं। लेकिन उसके ठीक बगल में झारखंड है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व में है, उसकी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो रीजनल पार्टी है और वो कभी डूबी नहीं। जब से वो पार्टी बनी है तब से इतने सारे उलटफेर हुए, इतने सारे घटनाक्रम उसके साथ हुए, लेकिन कभी वो डूबी नहीं और आज भी जमकर मुकाबला कर रही है। समस्याएं उसके पास हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद अलायंस की सरकार उसकी चल रही है। ममता बनर्जी डूबी है, बीजेपी आई है, क्योंकि वहां सीपीआईएम खत्म हो गई थी और सीपीआईएम अगर होती तो यह स्थिति नहीं होती। लेकिन ममता ने सीपीएम पर सबसे अधिक अटैक किया और उसका सफाया हो गया, और सीपीआईएम के अपने नेता जो थे वो भी कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरे भारत को देखिए तो ज्यादातर जो रीजनल पार्टी डिसइंटीग्रेट कर रही हैं वो वे पार्टियां हैं जो कांग्रेस से फूट कर बनी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो सही अर्थों में वो रीजनल पार्टी नहीं है कि वो रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर या एक अलग ढंग की सामाजिकता के आधार पर या सामाजिक आधार की विशिष्टता के आधार पर वो बनी हो। वो ईगो के कारण, अहम के टकराव के कारण या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण उनके नेताओं ने एक पार्टी बना दी, शरद पवार जी हो या ममता बनर्जी हो। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी जो एक रीजनल बड़ी पार्टी थी वो दो खंडों में विभाजित हो गई। अपने ही घर में भतीजा और चाचा दोनों अलग अलग हो गए। आज वो पार्टी बुरी स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बची रहेगी। चाहे दुकान बहुत अच्छी ना चले, लेकिन दुकान तो दुकान है, राजनीतिक दुकान वो है, वो भी चलेगी। कितने हद तक जाएगी मैं नहीं जानता। हो सकता है कि अच्छे ढंग से अलायंस करें भविष्य में कांग्रेस के साथ तो आगे भी बढ़ सकती है। हो सकता है वो मर्ज भी कर जाए कांग्रेस में, कोई ठिकाना नहीं, जो ऐसी अभी चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी रिवाइव कर सकती है और मर्ज भी कर सकती है, कौन जाने। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि ममता बनर्जी इस बार जो दिल्ली आई थी वो मर्ज करने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से और टीएमसी के नेताओं से, दोनों तरह के नेताओं से बात करने की कोशिश की। दोस्तों, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लंबे समय तक अखबारों में काम किया और आदत है कि बगैर फैक्ट्स लिए, बगैर कोई कहीं से ब्रीफिंग लिए कि भाई कहां कौन क्या कह रहा है, सुनिए उनकी बात पहले, तब आप अपने मन की बात हम नहीं कहते। मन की बात नेता कहते हैं और यूट्यूब पर आने वाले किस्म किस्म के स्टार जो कमेंटेटर होते हैं वो बोलते हैं, अपने मन की बात को वो बता देते हैं कि ये फैक्ट है। मेरे मन में क्या बात है वो मेरी अपनी है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, मैं उनको कैसे नजरअंदाज करूंगा। तो मेरे हिसाब से ममता बनर्जी की पार्टी अभी फिलहाल कांग्रेस में मर्ज करने का प्रस्ताव लेकर नहीं आई थी। क्लोज कोऑर्डिनेशन वो चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं नेशनल लेवल पर। बहुत सारी समस्या उनके पास है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भी दबाव है। सौगत राय जैसे लोग हैं, कल्याण बनर्जी जैसे लोग हैं, महुआ मोइत्रा जैसे लोग हैं, तो ये जरूर चाहते हैं कि कांग्रेस में हमारी अगर सहभागिता बढ़ती है, कांग्रेस के साथ हमारा भाईचारा बढ़ता है, तो हम भविष्य में मर्ज भी कर लेंगे। लेकिन तत्काल मर्जर का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। इसको कांग्रेस ने भी इसका खंडन किया और टीएमसी ने भी कर दिया है। दरअसल इस तरह की भविष्यवाणियों से दोनों पार्टियों के रिश्ते भी खराब होते हैं। इसलिए बहुत अति उत्साही जो पत्रकार और इस तरह के कमेंटेटर हैं,
कि बस मर्जर होने वाला है, ये प्रचारित करके कांग्रेस और टीएमसी दोनों का बहुत भला नहीं कर रहे हैं। वैसे भी टीएमसी बुरी हालत में है। तो एक तो ये मैं कहना चाहता था। दूसरी बात, अगर आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां बचेंगी, ऐसे दौर में जब मुलायम सिंह नहीं है, जब लालू यादव भी सक्रिय नहीं है राजनीति में, जो दो दिग्गज हिंदी हार्टलैंड के, और बहुत सारे अन्य नेता, शरद पवार जैसे ले लीजिए महाराष्ट्र में, मध्य भारत में, वह भी उस तरह का डायनेमिज्म अब नहीं उनके पास है, न उस तरह का राजनीतिक आकर्षण बचा है। नवीन पटनायक का हाल सब देख रहे हैं क्या हुआ है, वहां पर किस तरह उनके ही एक सलाहकार पांडियन साहब ने उनकी राजनीति की क्या इस दुर्गति की। तो ऐसे दौर में जब क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में बहुत सारे संकट आए हैं, तब भी क्षेत्रीय दलों का जो परसेंटेज ऑफ वोट है लोकसभा के पिछले चुनाव में 2024 में, वो तकरीबन 43% से के आसपास है, 43% से कुछ थोड़ा सा आगे पीछे। और जो लोकसभा के 2024 का जो आखिरी चुनाव अब तक का है, उसमें बीजेपी का परसेंटेज जो है और कांग्रेस का परसेंटेज दोनों को मिला दिया जाए नेशनल पार्टीज का, तो वो टोटल आता है 57% से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा 57 पॉइंट समथिंग। तो ये परसेंटेज है। 36.56 बीजेपी का है, 21.19 जो है वो कांग्रेस पर परसेंटेज है। तो इसका मतलब है कि आधे से थोड़ा ही वोट कम, 6-7% कम वोट जो है पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों का है। और अगले चुनाव में वो कितना हो जाएगा हम नहीं जानते। तो अभी की स्थिति में बिल्कुल ऐसी संभावना नहीं है देश में कि दो दलीय व्यवस्था आ रही है अपने यहां। बीजेपी ये चाहती है, और कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं खुशफहमी पाले हुए हैं कि हमारी भी दो दलीय व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने राहुल गांधी को यह बात कहते सुना नहीं कभी, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर, वेबसाइटों पर जिस तरह गोदी मीडिया नाम का जो पदार्थ है मीडिया के नाम पर, और जैसे टीवी पुरम है, जैसे वहां पर मोदी जी के भक्त हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर भी राहुल गांधी के अनंत भक्त पैदा हो गए हैं, अनन्य भक्त। वो तथ्य और फिगर्स पर और फैक्ट्स पर न जाकर बस भक्ति में लीन है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी भक्तियां बहुत ही मुसीबत पैदा कर सकती हैं किसी भी नेता, किसी भी दल के लिए, क्योंकि वो रिव्यू नहीं करती हैं, वो आलोचना नहीं करती हैं, वो तथ्यों की रोशनी में कोई बात नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि हम तो क्रांति कर देंगे, हम बदलाव कर देंगे, जबकि बदलाव फैक्ट से आता है, तथ्य से आता है और सच्चाई को सामने रखकर आता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं गायब है। दोस्तों, मैं बिल्कुल साफ साफ बताऊं कि दो दलीय, आज की स्थिति में दो दलीय सिस्टम नहीं आने जा रहा है, और शायद भारत में अगले लंबे समय तक ना आए। दो दलीय व्यवस्था की जो बात करते हैं, दो दल, तीन दल, आजादी के बाद भी हमारे यहां एक दल की व्यवस्था लोग समझते हैं कि थे, और केवल कांग्रेस सिस्टम था। कांग्रेस सिस्टम के समय भी शुरुआती दौर में, आजादी के बाद, वह एलायंस ही था एक तरह का। पूरी आजादी की लड़ाई हमारी अलायंस द्वारा लड़ी गई। लोग कह देते हैं, कांग्रेस के हिस्टोरियन, बहुत सारे कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी की अगुवाई हो, नेहरू की अगुवाई हो, जिन नेताओं की भी अगुवाई हो कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने कभी भी सेक्टेरियन व्यू से लड़ाई नहीं लड़ी और न तो मोबिलाइजेशन किया। उस वक्त भी कांग्रेस में अलग अलग खेमों के नेता, अलग अलग गुटों के नेता, अलग अलग विचारों के नेता, सबको जगह थी। तो कांग्रेस स्वयं में एक अलायंस थी, कांग्रेस स्वयं एक फ्रंट थी, कांग्रेस स्वयं एक मोर्चा थी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस। गरम दली थे, नरम दली थे, हर तरह के लोग, कंजर्वेटिव थे, प्रोग्रेसिव थे। एक तरफ नेहरू थे और दूसरी तरफ पटेल थे। अब आप सोच लीजिए, एक समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कांग्रेस में थे। कल्पना कर सकते हैं, ईएमएस नंबूद्रिपाद, द ग्रेट कम्युनिस्ट ऑफ दिस कंट्री, ही वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा, वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वो कानून मंत्री थे भारत के पहले। तो एक अलायंस वो भी था। हमेशा भारत में बेहतर तभी भारत रहा है जब एक अलायंस काम किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज ए अलायंस। भारत स्वयं एक अलायंस है। भारत एक सामाजिक गठबंधन है।
भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक मुल्क के रूप में इवॉल्व कर रहा है, लगातार आकार ले रहा है, विकसित हो रहा है, और उसके विकास, उसके आकार लेने और उसको और ज्यादा उभरने के लिए जरूरी है कि इस अलायंस को बरकरार रखा जाए। इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, इतनी विविधता, इतने सारे क्षेत्र बिल्कुल भिन्न भिन्न, कहीं ग्लेशियर हैं, कहीं जंगल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कुछ है, तो इतना खूबसूरत मुल्क कहां मिलेगा? इतनी सारी विविधताएं, ये स्वयं एक अलायंस है। और इस अलायंस को आप कहिए कि नहीं, कोई एक पार्टी चलाए, एक पार्टी कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और आप कह देंगे कि बहुत अच्छे से राज चला लेंगे, कतई नहीं चला सकते। अगर कोई कह सकता है कि भाई कांग्रेस, केवल अकेले कांग्रेस पार्टी चलाएगी और वो कहेगी कि हम जो कह रहे हैं वही सच है, यह भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत कभी भी दो दलीय व्यवस्था की तरफ नहीं जाना चाहेगा, तब तक जब तक कि डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। हां, डेमोक्रेसी को अगर खत्म कर दिया गया तो फिर तो एक पार्टी चलाए, दो पार्टी की जरूरत क्या है? आज भी आप देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पार्टियों को पाल रखा है। पाल पोसना हिंदी में कहते हैं ना, पालना पोसना। कुछ ऐसी पार्टियां अपने देश में हैं जिन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को पाल रखा है कि तुम भी हमारे साथ रहो, तुम भी हमारे साथ रहो। वो तो अलग बात है, लेकिन एक वाइब्रेंट जो अलायंस है वो हमने देखा है अपने देश में। नेहरू दौर में एक पार्टी का शासन भले था, लेकिन अलायंस था, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। बाद में जब अलग अलग विचारों के लोग हटने लगे तो कमजोरियां भी सामने आने लगी, शासन की कमजोरियां आई, बहुत बुरी तरह आई। खैर ये बात अलग है, उस पर हम बाद में बात कभी करेंगे, अलग विषय पर। ठीक उसी तरह से इंदिरा जी के समय भी जब प्रचंड बहुमत आया बांग्लादेश क्रिएशन के बाद, क्या हुआ? इमरजेंसी आई। प्रचंड बहुमत वाली सरकार ने इमरजेंसी ला दी, सोचिए। जबकि इंदिरा गांधी के शासन में शुरुआती दौर में शानदार काम हुआ था, लेकिन जब इंदिरा जी की सरकार ने बेहतरीन काम किया इस मुल्क में, उस समय भी कांग्रेस में अलायंस की प्रवृत्ति थी। अलायंस एक तरह से कुल बुला रहा था, अलायंस अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी के वर्क कर रहा था। कौन थे? के आर गणेश, कौन थे? चंद्रजीत यादव, कौन थे? मोहन धारिया, कौन थे? बहुत सारे लोगों का नाम भूल रहा है, कुमार मंगलम साहब, कौन थे ये लोग? अलग अलग विचारों के लोग थे, जबरदस्त काम हुआ था। पीएन अक्सर कौन थे? इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े एडवाइजर। प्रिवी पर्स से लेकर के बैंकों का नेशनलाइजेशन, कोयला का नेशनलाइजेशन, खानों का नेशनलाइजेशन, सारे मामले जो जिस कार्यकाल में हुए, कौन लोग थे वो एडवाइज करने वाले, सरकार चलाने वाले? तो दोस्तों, आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दो दलीय जो व्यवस्था न तो भारत के हित में है और न तो ये होने जा रही है। मर्जर पार्टियों का होता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टियां कमजोर होती रहेंगी, पार्टियां खत्म भी होती रहेंगी। जेडीयू का हाल देख लीजिए, कहां है एक जमाने की वाइब्रेंट पार्टी। तो पार्टियां खत्म होंगी, पार्टियां जाएंगी, पार्टियां धीरे धीरे कमजोर होंगी, डेड होंगी, लेकिन नई पार्टियां उभर के आएंगी। और उदाहरण है टीवी के, एआईडीएमके धीरे धीरे खत्म हो रही है, टीवी के आ रही है। एक जमाना आएगा जब डीएमके बनाम टीवी के होगा। हो सकता है टीवी के भी सस्टेन करे न करे, मैं नहीं जानता, कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा साफ कहना है कि यह देश एक अलायंस है और यहां अलायंस की ही पॉलिटिक्स चलेगी, डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो। इस बात को मैं पुरजोर ढंग से कहना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे इस विषय पर बात करूं। और आप देख लीजिए, क्षेत्रीय दल आज भी तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, यूपी, इसके अलावा केरल, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी प्रमुख राज्य, भले वो प्रो बीजेपी हो गए हों, लेकिन सब जगह तो क्षेत्रीय दल है। तो इतना बड़ा देश है और इतने देश के इतने बड़े हिस्से में क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि केवल, इवन महाराष्ट्र, कई नाम छूट रहे हैं। तो दो दलीय जो स्टेट हैं वो तो बहुत कम है। इसीलिए मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग भ्रम में, बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से इस तरह की बात हाल के दिनों में प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे भारत में दो दलीय व्यवस्था लौटने वाली है। भारत का लोकतंत्र अगर बचा रहेगा तो भारत दो दलीय नहीं होगा, विविधता इसकी सुरक्षित रहेगी, क्षेत्रीय दल बरकरार रहेंगे और अलायंस
इसको मजबूती देगा। बेहतरीन सरकारें हमने देखी, हमने नेहरू सरकार का जिक्र आपसे किया कि किस तरह भी अंदर अलायंस काम कर रहा था। बाद के दिनों में देखिए जनता पार्टी का शासन, यूनाइटेड फ्रंट का शासन, मैं कहता हूं कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नरसिंह राव की भी थी और मनमोहन सिंह की थी। यूपीए वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई मीन गवर्नमेंट, यूपीए 1 की बात कर रहा हूं, यूपीए 2 नहीं, सॉरी, यूपीए 2 नहीं, यूपीए 1 एक बेहतरीन सरकार चली 5 साल। लेकिन नरसिंह राव की सरकार, इस देश में क्या क्या नहीं हुआ, डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला, समाज को कमजोर करने वाला, विघटन पैदा करने वाला, क्या क्या नहीं हुआ। सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करके आप नहीं कह सकते कि बड़ा महान काम हुआ। उस कौन कौन से हादसे हुए, समाज में कितना विस्फमन हुआ, कम्युनल टेंशन कितना बढ़ा। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं यही आपके सामने बात रखना चाहता था कि भारत, फिर मैं रिपीट करूंगा, एक सोशल अलायंस है और यहां राजनीतिक अलायंस हमेशा रिलेवेंट रहेगा, शायद कारगर भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।